Hello everyone, today we are starting fourth chapter and chapter name is Organization of Data. Firstly, we discuss what is organization of data. Organization of data refers to the arrangement of figure in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या है? जब हम मास अमाउंट ऑफ डाटा को एक इजीएस्ट फॉर्म में कंपेयर कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. फॉर एग्जांपल, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. So now classification of data. Classification of data, the process of grouping data according to their characteristics is known as classification of data. अब जो हमारे पास डाटा का ग्रुप है according to their characteristics, उसके characteristics के according उसे हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास डाटा अवेलेबल है और हमें उसे रिप्रेजेंट करना है. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, अगर हमारे पास एजुकेशन रिलेटेड डाटा है तो अब हम उसे कैसे क्लासिफाइड करेंगे? हम उसे क्लासिफाइड करेंगे एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड. क्लियर? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डाटा. अब जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स डाटा है उसे हम सिंपली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए. टू फैसिलिटेटिंग अंडरस्टैंडिंग. अब जो भी डाटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे हर कोई अंडरस्टैंड यानी समझ पाए. टू फैसिलिटेट कंपैरिजन. अब जो डाटा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसे इजीली कंपेयर किया जा सके. टू मेक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन इजी. अब डाटा को हम इजीली एनालाइज कर पाए और उसे इंटरप्रिटेट इजी तरीके से कर पाए. क्लियर? टू अरेंज एंड पुट द डाटा अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम डाटा को इस तरीके से अरेंज करें ताकि वो जो उसका एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे रिप्रेजेंट कर पाए. क्लियर? चलिए, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहला है ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन, फोर्थ वन इज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन एंड फिफ्थ वन इज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन. चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन. When the data classify according to geographical location or region like states, cities, regions, zones, areas, it is called a geographical classification. For example, the production of food grain in India may be presented state-wise in following manner. अब जिस भी डाटा को हम geographical wise डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? geographical classification. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिया कि हम देख रहे हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया. अगर इंडिया में हम बात करें फूड ग्रेन की प्रोडक्शन की तो वो रिप्रेजेंट होता है स्टेट वाइज. फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा आंध्र प्रदेश में 1093.90, बिहार में 12899.89, कर्नाटका में 1834.78. अब आप देख रहे हैं हमने स्टेट वाइज प्रोडक्शन को डिफाइन किया है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब हम देख रहे हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. व्हेन डाटा आर ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइम ऑफ अक्रेंस, नेशनल इनकम फिगर, एनुअल आउटपुट ऑफ wheat, monthly expenditure of a household, daily consumption of milk are some example of chronological classification. For example, we may present the figure of population or production, sales, etc. as follows. अब chronological classification में हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए यहाँ पे हमारे पास ईयर गिवन है. 1941 में पॉपुलेशन थी करोड़ में, कितनी थी? 1941 में 31.87, 1951 में 36.11, 1961 में, यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड है वो 10 सालों का है. 1941, फिर 1951, फिर 1961. इसी को हम क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन. क्लियर? अब हम देख रहे हैं अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन. व्हेन द डाटा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली ऑर्डर, इट इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन. अब हम डाटा को कैसे अरेंज करते हैं? अल्फाबेटिकल. यहां देखिए आंध्र प्रदेश AABGHAHK, देखिए आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरला. फिर उसके बाद हमने देखिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो यहां पे डाटा को हमने अरेंज कैसे किया है? अल्फाबेटिकली.
Next one is qualitative classification. We may first divide the population into males and females on the basis of the attribute sex. Each of these class may be further subdivided into literate and illiterate on the basis of attribute literacy. Further classification can be made on the basis of same other attributes, say employment. Qualitative, अब हम डाटा को डिवाइड कैसे करते हैं? क्वालिटी बेस पे, लाइक मेल्स, फीमेल्स, लिटरेट, इलिटरेट. Quantitative classification. Now we discuss quantitative classification. Quantitative classification is refers to the classification of data according to some characteristics that can be measured, such as height, weight, income, sales, profit, production. For example, the students a college may be classified according to weight as follow. अब हम काय पे फोकस करते हैं? अब हम फोकस करते हैं क्वांटिटी पे, और इस क्वांटिटी में क्या क्या आ सकता है फिर से देख लीजिए. हाइट, वेट, इनकम, सेल्स, प्रॉफिट, प्रोडक्शन. एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेट एज फॉलोज. यहां पे देखिए हमारे पास वेट दिया है और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है. 40 to 50 kg वेट कितने स्टूडेंट्स का है? 60. 50 to 60 kg कितने हैं? 50 स्टूडेंट्स का. 60 to 70 वेट है 28 स्टूडेंट्स का. 70 to 80 वेट है 20 स्टूडेंट्स का. 80 to 90 वेट है 12 स्टूडेंट्स का. ये था हमारा क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन. अब हम देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन. कॉम्प्रिहेंसिवनेस. Classifications of the raw data should be so comprehensive that each and every item of data gets into some group or class. No item should be left out. अब सब कुछ कवर हो जाना चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए. इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्रिहेंसिवनेस. क्लैरिटी. Classification of the raw data into classes should be absolutely clear and simple. That is, there should be no confusion about the placement of any item in a group. अब डाटा कैसा होना चाहिए? सिंपल एंड क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. होमोजेनिटी. होमोजेनिटी. ऑल आइटम्स इन अ ग्रुप और क्लास मस्ट बी होमोजीनियस और सिमिलर टू ईच अदर. अब डाटा कैसा होना चाहिए? डाटा होना चाहिए सिमिलर. क्लियर? जितने भी आइटम्स हमारे पास है वो कैसे होने चाहिए? सिमिलर. सुइटेबिलिटी. The composition of the classes must suit the objectives of inquiry. For example, in order to determine the income and expenditure of the students in a school, so their classification on the basis of weight or material status would make no sense. So the data must be classified on the basis of different level of income and expenditure. अब डाटा कैसा होना चाहिए? सुइटेबल. ऐसा ना हो कि हमें कंपेयर किसी और चीज का करना है और हम कंपेयर कुछ और कर रहे हैं. क्लियर? Stability. A particular kind of investigation should be based on the some set of classification. The base should not change with each investigation. अब स्टेबल होना चाहिए हमारा. ऐसा ना हो कि हम जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो चेंज होता जा रहा है. वो नहीं होना चाहिए. हमारा जो प्रेजेंटेशन है, हमारा जो डाटा का क्लासिफिकेशन है वो कैसा होना चाहिए? स्टेबल. इलास्टिक. क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक. देयर शुड बी स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन. अब हमारा जो डाटा क्लासिफाई कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? इलास्टिक. यानी कभी भी अगर हमें जरूरत पड़े कि कोई चेंज करना है तो वो हम चेंज कर पाए. क्लियर? तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा. बाकी का चैप्टर हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू.